नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज के साथ में। अब्दाली नीमचवाला किस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला जो कि हरियाणा में आयोजित होता है, तो इसका आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? यूरोपीय संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागोबा जतारा उत्सव की बात करते हैं तो ये किस राज्य का त्यौहार है? और विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। अब्दाली नीमचवाला की बात करते हैं तो ये विप्रो कंपनी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं और इन्होंने अभी इस्तीफे की भी घोषणा कर दी है। विप्रो कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है ऋषद प्रेम जी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है और ध्यान रखिएगा इस बार जो इसका आयोजन हुआ उसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने। यहाँ पर जो फोकस देश था उसका नाम है उज्बेकिस्तान और फोकस राज्य था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। यूरोपीय संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रताप चौहान को। नागोबा जतारा उत्सव की अगर बात करते हैं तो ये आयोजित किया जाता है तेलंगाना राज्य में और तेलंगाना में बथुकम्मा पुष्प उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करते हैं तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को और इस बार इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता यानी कि वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी। और 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रामसर समझौता 1971 में 2 फरवरी को ही हुआ था। तो रामसर स्थान आपको मिलेगा ईरान में। जोर्गोवेंका तबकोवी किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं? रविंदर कुमार किस खेल से संबंधित हैं? एक बार कुमार है केवल। किस राज्य द्वारा जन सेवक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आईएफ यानी कि इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? और अभिषेक डालमिया किस राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं? तो बात करते हैं सबसे पहले जोर्गोवेंका तबकोवी की। तो ये सर्बिया का जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर हैं। अब यह सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बैंकर्स मैगजीन के द्वारा 2020 में जोर्गोवेंका तबकोवी को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और वहीं पर जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। रविंदर कुमार की बात करते हैं तो ये संबंधित है रेसलिंग से, यानी कि ये एक पहलवान है और अभी इन्हें नाडा के द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण प्रतिबंधित किया गया है। जन सेवक कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य के सरकार के द्वारा। आईफा इसके 21वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा इस वर्ष मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। और ध्यान रखिएगा जो इसका 20वां संस्करण था, पहली बार आईफा के किसी संस्करण का आयोजन भारत में हुआ था। तो 20वां संस्करण इसका कहां पर आयोजित हुआ था? वह आयोजित किया गया था मुंबई में। अभिषेक डालमिया की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं और ये इसके सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बन गए हैं। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? गोल की बात हो रही है यानी कि बात हो रही है फुटबॉल की। अरविंद कृष्णा किस कंपनी के नए सीईओ हैं? वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट जीतने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? और सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? और राष्ट्रीय खेल 2021 वाला जो है वह कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल करने वाली महिला खिलाड़ी के बारे में। तो ये है बाला देवी। क्या नाम है? बाला देवी। और बाला देवी मणिपुर की खिलाड़ी हैं और ये इसके अलावा भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनी हैं जो कि किसी विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलेंगी। तो स्कॉटलैंड का जो फुटबॉल क्लब है रेंजर्स, उसने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है और इन्हें इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। अरविंद कृष्णा की बात करते हैं तो ये नए सीईओ बन गए हैं आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के
और स्थान इन्होंने लिया है गिन्नी रोमती का। वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट जीतने वाली दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं रानी रामपाल, जो कि हरियाणा की खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये जो भारत की महिला टीम है उसकी कप्तान भी हैं। सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसे जीता है पंकज आडवाणी ने, जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल 2021, तो ध्यान रखिएगा 2020 वाला गोवा में प्रस्तावित है, 2021 वाला उत्तराखंड में और 2022 वाला जो है ये प्रस्तावित है मेघालय में। तो ये रहा आज का आपका क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं वुहान वायरस अपडेट की। तो दुनिया में इस समय तक 47,87,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,15,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की, तो यूएसए यहाँ पर है पहले स्थान पे। यूएसए में अकेले 90,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। दूसरे स्थान पे पहुँच चुका है रसिया और तीसरे स्थान पे है स्पेन। अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इस समय 11वें स्थान पे पहुँच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल भारत में नए मामले जो आए हैं वह अभी तक का सर्वाधिक है, यानी कि इतने मामले एक दिन में कभी भी दर्ज नहीं किए गए। तो 5,000 से ज़्यादा नए मामले आए कल के दिन में, 3,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ अपने यहाँ पर हो चुकी है। और महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। गुजरात ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो महाराष्ट्र पहले, गुजरात दूसरे और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पे। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आप करंट अफेयर को डेली पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज दे सकते हैं और करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे केवी गुरुजी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। विश्व दूरसंचार व सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 17 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारी तकनीक है या जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग और वर्तमान में उसका जो प्रयोग है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसी की स्थापना हुई थी 17 मई को। तो इसीलिए हम यह दिवस 17 मई को मनाते हैं। और इस बार की थीम है कनेक्ट 203 नहीं 2030 यानी कि 2030 ICTS फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2030 क्यों लिया गया है? क्योंकि जो UN के SDG गोल हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की जो उधार सीमा है इसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कितना प्रतिशत किया गया? तो ये पहले था 3%, अब इसको बढ़ा करके केंद्र सरकार के द्वारा 5% किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह प्रश्न कह क्या रहा है? देखिए, जो हमारे राज्य होते हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार से या फिर RBI से ऋण लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई राज्य है तो उसके द्वारा अपने स्टेट का जो GDP होता है उसका वह मैक्सिमम 3% ऋण ले सकता था, लेकिन अब कोरोना वायरस प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 5% कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर मनरेगा स्कीम है इसके लिए बजट का जो आवंटन था वह हमारे इस वर्ष के बजट में 61,000 करोड़ रुपए किया गया था। इसमें भी 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने राज्य लौटे हैं और यहाँ पर राज्यों के पास में मनरेगा स्कीम है जिसके माध्यम से वे उनको रोजगार दे सकते हैं। और मनरेगा पे जो अभी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 17 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो विश्व में शांति, समझ, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2017 में घोषित किया गया था। अजीब अजीब से दिवस बना दिए हैं। शांति में एक साथ रहने का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको जो 7 प्रकार के अलाउंस मिल रहे हैं उन सभी को हम समाप्त करते हैं और इसके द्वारा राज्य की सरकार के द्वारा एक वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की बचत की जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता था उस पर भी 31 मार्च 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो काफ़ी सारे कारणों से न्यूज़ में रहा था, जैसे कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग इसने सबसे पहली बार किया था, वर्चुअल कोर्ट का भी आयोजन इसने पहली बार किया था, पूल परीक्षण का भी आयोजन किया उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं उन सभी में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी रेड जोन है कोविड-19 के लिए वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को भी अनिवार्य किया गया है। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और राजधानी है लखनऊ में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के मद्देनजर एक वर्ष तक अपने वेतन के कितने प्रतिशत हिस्सा देने की घोषणा की? तो इन्होंने कहा है कि जो इनका 5 लाख का वेतन है उसमें से ये 30% हर महीने देंगे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ समय पहले ही जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनके वेतन को बढ़ा करके 5 लाख निर्धारित किया गया है। तो मार्च में जब पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ था तो उसमें इन्होंने अपने 1 माह का पूरा वेतन दिया था। रामनाथ कोविंद जी की बात करते हैं तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उससे पहले ये राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया? तो ये जो अम्फान नाम का चक्रवात है इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो हमारे यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा इस चक्रवात के लिए येलो अलर्ट को जारी किया गया है। बात करते हैं इस चक्रवात की तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो ये इसका सेंटर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो अभी चक्रवात के नाम दिए जा रहे हैं उस समूह में 8 देश हैं और एक के पास में 8 नाम है, यानी कि कुल संख्या 64। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ का मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा 13 नए देशों के 13 नए नामों की भी सूची जारी की गई है, यानी कि कुल 169 नामों की सूची जारी की जा चुकी है। कुछ चक्रवातों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि डाइन नाम का जो चक्रवात है वो आया था मेडागास्कर में। उसके अलावा हेराल्ड नाम का चक्रवात जो है वह आया था वनुआतू देश में। केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बात हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसकी सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया? तो इसकी जो सीमा है इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 74%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पहले जो हमारे रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के निवेश की सीमा थी वह थी 49%, तो इसे बढ़ा करके 74% किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे सरकार के स्वामित्व वाले आयुध फैक्ट्री बोर्ड है इनको भी कारपोरेट के हाथों में देने की घोषणा की गई है। एफडीआई क्या होता है तो ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में, यानी कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश में आकर के यहाँ पर किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक होता है एफपीआई, यहाँ पर हिस्सेदारी वहाँ उसके द्वारा खरीदी नहीं जाती है, वह केवल कुछ समय के लिए उसमें निवेश करता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कोयला क्षेत्र है इसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई को मंजूरी मिली है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एयरटेल कंपनी है इसमें भी 100% एफडीआई को मंजूरी मिली हुई है। किस राज्य की सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रैंड केयर की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो
तो केरल में एक है कुदुम्श्री मिशन। इसके तहत जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी कोविड-19 के मद्देनजर। और ये जो कुदुम्श्री है वह महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन ग्रैंड केयर है केरल की। इससे पहले तिरंगा नामक पहल की भी शुरुआत की गई थी केरल राज्य के द्वारा। और केरल भारत का वह पहला राज्य है जहां पर कोविड-19 का पहला पेशेंट आया था। केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के हैं राज्यपाल। रियल एस्टेट निकाय, बात हो रही है राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की। तो इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति यहाँ पर हो गई है राजेश गोयल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। राजेश गोयल जी की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। और बात करते हैं NAREDCO की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। और ये हमारे आवास और शहरी मामलों के अधीन एक संस्थान है जिसकी स्थापना की गई थी 1998 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं राजीव तलवार। कुछ अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि शिवदास मीणा जी की बात करें तो ये बन गए हैं हुडको के नए CMD। बी विद्यावती की बात करें तो ये हमारी बन गई हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष। और मनोज आहूजा जी की बात करते हैं तो ये बन गए हैं CBSE के नए अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत दी जाने वाली निधि को कितने रुपए तक बढ़ा दिया है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत जो दी जाने वाली निधि थी इसमें इन्होंने 500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन ग्रीन्स है इसकी शुरुआत खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति के लिए 2018-19 में शुरू की गई थी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे टमाटर हैं, प्याज हैं या आलू हैं, उनके मूल्यों पर सरकार के द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो अब यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान यानी कि कोविड-19 के कारण सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स में सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले ये केवल टमाटर, प्याज और आलू के लिए था, अब इसे सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जो इन सब चीज़ों को बाजार में ले जाने का परिवहन कॉस्ट होगा उस पर 50% की हम सब्सिडी देंगे। साथ ही साथ जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं वहाँ पर भंडारण पर भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। किस देश ने विरोध के तरीके के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध की घोषणा की? तो ये घोषणा की है जर्मनी की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जर्मनी की जो संसद है जिसका नाम है बुंडेसटैग, तो इसके द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसका नाम है घृणा, क्रोध और आक्रामकता को उत्तेजित करने के लिए कानून। तो इस कानून के माध्यम से अब जर्मनी में किसी भी विरोध के स्वरूप झंडे को जलाया नहीं जा सकता है। जर्मनी की बात करते हैं तो राजधानी बर्लिन में है। मुद्रा है यूरो और चांसलर यहाँ के एंजेला मर्केल। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं जर्मनी की, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा डेनमार्क, इसके अलावा नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है और पोलैंड है। तो इन 9 देशों के साथ में जर्मनी अपनी सीमाएं साझा करता है। किस कंपनी ने एनिमेटेड इमेज या जिप बनाने वाली वेबसाइट जिसका नाम है jiffy.com, तो इसका अधिग्रहण किया? तो अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। jiffy.com की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो आप जिप सर्च करते हैं, जिप का मतलब क्या होता है? ऐसी फाइलें जो थोड़ी सी एनिमेटेड होती हैं। जैसे आप कभी कभी विश करने के लिए किसी त्यौहार पर या किसी अन्य अवसर पर कोई इमेज सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे वो थोड़ी सी डायनामिक इमेज होती है या फिर एनिमेटेड होती है। तो इस प्रकार के एनिमेटेड इमेज का निर्माण करती है jiffy.com। तो इसका अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने। फेसबुक ने इससे पहले जियो कंपनी में भी अपनी हिस्सेदारी खरीदी है और फेसबुक के द्वारा भारत में कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रगति नाम का अभियान है, बी थिंक डिजिटल नाम का अभियान है। उसके अलावा अभी इन्होंने गोल्स नाम के जो इनका अभियान है उसको आदिवासी युवकों के लिए बढ़ाया है।
फेसबुक कंपनी की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। मुख्यालय है मेनलो पार्क यूएसए में और इसके सीईओ है मार्क जकरबर्ग। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है जुबैर इकबाल जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा जुबैर इकबाल जी की नए एमडी के रूप में नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष थे आर के चिब्बर जी, इनके कार्यकाल को भी 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है 21 मई को और उसी दिन इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी और इसके अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें 5100 करोड़ रुपए का खर्च सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे गांव में रहने वाले किसान हैं उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो न्याय स्कीम है यह आपके लोकसभा चुनाव के समय भी चर्चा में थी। उस समय भी कांग्रेस के द्वारा इसकी शुरुआत करने की बात की गई थी। तब इन्होंने कहा था कि हम लोगों को 72,000 रुपये पर ईयर देंगे। और न्याय योजना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रूपरेखा है उसका निर्माण नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के द्वारा की गई थी। अनीस सुज्जमान, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौर थे। तो ये एक बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो अब इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 20 के बीच जो हमारे फॉरेस्ट लॉस हैं इसकी दर में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है? तो अभी तक यहाँ पर जो कमी हुई है वह रही 2 मिलियन हेक्टेयर की। 2% नहीं होगा, 2 मिलियन हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो हमारा खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि 2010 से 15 के बीच में जहाँ पर पूरे विश्व से 12 मिलियन हेक्टेयर वन की हानि हुई थी, वन क्षेत्र की, वहीं पर अगर हम 2015-20 में देखते हैं तो यहाँ पर 2 मिलियन हेक्टेयर की कमी के साथ में 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की लॉस हुई है। FAO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है इटली के शहर रोम में। अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो वनडे टीम है इसके नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। हेटफुल मीम्स चैलेंज नाम की जो ऑनलाइन प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत की गई है फेसबुक के द्वारा। प्रोचेस्ता योजना की बात करते हैं तो ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ध्यान रखिएगा ये मई के दूसरे और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। तो इस बार की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है मई वाली वह रही 9 मई को और इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट दी वर्ल्ड। और 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा समझौता किया गया है टाटा पावर के साथ में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है केपलर 1649b यह क्या है? शटलिंग टू दी टॉप जो कि एक पुस्तक है PV सिंधु की जीवन पर आधारित, तो इसे लिखा किसने है? रैपिड टेस्ट की सबसे पहले किस राज्य की सरकार द्वारा शुरुआत की गई? नॉर्टन किस देश की मोटरसाइकिल की कंपनी है? और विशु किस समुदाय का नया वर्ष होता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।